अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ईद का दिन है। ईद के यानी त्यौहार आपको पता है 2-3 दिन तो बड़े आराम से ये चलते हैं। तो खुशियां सारे मना रहे हैं। हम आपको सबको मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब। खास फरमाइश रहती है आपकी, तो इसीलिए तकलीफ दी है कि ईद पे आप एक तो ईद पे अपने ख्यालात का इजहार और कौम के लिए जो दर्द रखते हैं वो आपके साथ शेयर कर दें, और बाकी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम ईद के हवाले से बात करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे बड़े अहम इशू अफगानिस्तान के इशू पे बात करनी है। और ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान का दौरा था और वो बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल था। उस पे गजनफर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ईद तो अच्छी गुजर रही होगी जी आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक हो। आज कुर्बानी का दिन है वो कुर्बानी अल्लाह की राह में शुक्र है वो हो चुकी है। और इस दिन के ऊपर हम अपने आप को याद करें और गुरबा को भी याद करें और कोशिश करें कि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो सके। बाकी है कि पाकिस्तान के लोग तो बड़े अरसे से कुर्बानी देते चले आए हैं, मुल्क के लिए भी कुर्बानी देते हैं, सिस्टम के लिए भी कुर्बानी देते हैं। अल्लाह मियां इस मुल्क को तरक्की दे, लोगों को अपनी ईमान में रखे। तो आपको भी ईद मुबारक हो, सारे सुनने वालों को, देखने वालों को। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। 2 इश्यूज पे बात करनी है। एक तो आपको मुझे अच्छी तरह कई दफा प्रोग्राम में बैठे होते थे तो आप बड़ा वाज़ेह तौर पर कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बड़ी, ये मैं आज से बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी अमेरिका तो अब भाग रहा है ना। आपने उसी वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि अमेरिका बड़ी बुरी तरह फंस चुका है, इसकी गेम कुछ और है, हथियार बेचने की गेम है सारी, और जब ये निकलेगा यहाँ से तो बड़ा जलील होकर निकलेगा और अल्टीमेटली जो है ना यहाँ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हिलाना उनके लिए हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। पहले मैं जरा इस पे गुफ्तगू करूंगा, फिर वजीर आज़म के उज़्बेकिस्तान के दौरे पे। आप इस सारे सिनेरियो में अफगानिस्तान पे जो नुक्ता नजर आप रखते थे, जो बातें आप कहते थे, वो सच होती नजर आई? या बिल्कुल, इसलिए कि वो बातें तारीख से रिलेटेड है और तारीख से जब आप रिलेट करते हैं तो उस पर एक चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पे सामने आती है और वो ये है कि अमेरिका ने जहाँ भी जंग लड़ी है उसको तबाह किया, बर्बाद किया। वियतनाम से क्या 1900 अपना 22-23 से शुरू हो जाए, 1940 से शुरू हो जाए, वर्ल्ड वॉर से शुरू हो जाए, उसके बाद से मुख्तलिफ जंगें आपने देखा, इन्होंने वियतनाम में लड़ी, इंडोनेशिया में लड़ी, कोरियन वॉर आपको याद है, बहुत सारी जहाँ भी इन्होंने जंगें लड़ी वहाँ पे तबाही की, बर्बादी की। और वियतनाम एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। और उसके बाद उसको और लेटेस्ट इस दौर में इराक, लिबिया और सीरिया, वहाँ पर जंग की और जंग झूठ के ऊपर की, झूठ बोल के रॉन्ग। यानी आज की तारीख में साबित हो चुका है। इराक के बारे में एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई है, सर्चिल कोर्ट है, उन्होंने इंक्वायरी की है बरतानिया में, बहुत मोटी। उसमें उन्होंने बहुत इंक्वायरी करने के बाद ये कंक्लूड करके बताया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। उसके बाद ट्रंप अभी कह के चला गया है कि जी जो इराक के साथ जंग थी वो एक बहुत बड़ी गलती थी। झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने में यूनिपोलरिटी पे और बाइपोलरिटी पे और मल्टीपोलरिटी पे यही इनका इमेज है। इसी तरह इन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा, इराक की जंग इन्होंने इराक को तबाह किया, वहाँ पे वेपन्स छोड़े, वापस आ गए, वो वेपन्स दाइश के हाथ लग गए, आज वही काम ये कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर लिबिया को इन्होंने तबाह किया, लिबिया वाज ए वेलफेयर स्टेट, कजाफी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, उसको तबाह किया। सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, बच्चों की लाशें आपको पड़ी नजर आती हैं साहिल समंदर पे, इनकी वजह से, इनके अपने बच्चे बेटे नहीं है। जैसे जब बाबा पैलेस्टाइन के अंदर ये 12 सपोर्ट कारपेट बॉम्बिंग की थी कि 2008 में सितंबर में इजराइलियों ने बेताशा लोगों को मार दिया था। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट पीछे बाहर बैठे तालियां बजा रहे थे। बाराक ओबामा ने बेताशा लोगों को मारा ड्रोन अटैक्स के जरिए था, उसको रबन का नोबेल प्राइज दे दिया आपने।
बुश ने 9/11 करवाया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9/11 जो मुसैद और CIA ने किया था, उसको इन्होंने इसलिए कराया था एक एलिबाई बना दी थी अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने की। वहां से UNO से सैंक्शन ली, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनी थी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई है अमेरिका को दुनिया में जंगे करने की, तबाही करने की, लोगों को बर्बाद करने की, मुल्कों को तबाह करने की, डिस्ट्रॉय करने की, लीगैलिटी और चिट देने के लिए UNO का ये रोल हो गया। इन्होंने इराक अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया। आज तबाह बर्बाद करने के बाद जो इराक में किया था, हथियार छोड़ के गए थे, वही आज ये अफगानिस्तान में करके जा रहे हैं। बगराम एयरबेस रात को छोड़ते हैं, वहां पे किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करते। इसी तरह अपने फौजी निकालते हैं, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करते। अफगानिस्तान के अंदर जो बाइडन आज कहता है इतना बड़ा अमेरिका का सदर, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, झूठ, चीट और हिपोक्रेसी, ये इनका वतीरा है अमेरिकन प्रेसिडेंट। आज जो बाइडन का पिछले हफ्ते स्टेटमेंट आया कि हम इराक में, अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के लिए तो गए ही नहीं थे, हमने तो उसामा बिन लादेन को मारना था और अलकायदा को तबाह। अलकायदा क्रिएट किसने की थी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्रिएट किसने की थी? दाइश क्रिएट किसने की थी? ये सारे अमेरिकन मर्सिनरीज हैं जिनको CIA ने पैसे देके लड़वाया, जिन्होंने CIA को पैसे देके। तो ये जो चीजें हैं, ये इन्होंने अमेरिका को तबाह, इराक को, अफगानिस्तान को तबाह करना था, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। अब उसके बाद इनके स्टांसेस देखें, तो ये इन्होंने वो ये किया, आज आपको नजर आ रहा है अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद देखिए इनकी हिपोक्रेसी देखिए, मतलब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इखलाकियात तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ असूल होने चाहिए। जैसे चाइना का एक असूल है, चाइना ने एक असूल बनाया कि हमने दुनिया की जो लड़ाइयां हैं 2030 तक उनके अंदर हिस्सा नहीं लेना, हमने सिर्फ इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है दुनिया के ममालिक में। चाइना उस असूल से जुड़ा हुआ है। जिस वक्त तक इंडिया ने उन पर जंग फोर्स नहीं कर दी लद्दाख के इलाके में और इंडियन उनके इलाके में दाखिल नहीं हो गए, उस वक्त तक चाइनीज ने उनसे कोई पंगा नहीं लिया। अमेरिका का काम है पंगा लेना, इसलिए कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है हथियारों के जोर पे, इसलिए कि उनकी बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्शन, उनका बहुत सारे बजट का पैसा डिफेंस प्रोडक्शन से आता है। वो दुनिया के मुल्कों में जाता है, आपके सर पे हथियार रखता है, बंदूक रखता है, कहता है मेरी बात मानो नहीं तो गोला मार दूंगा। ये उनकी पॉलिसी है और इसी तरह वो मुल्कों को तबाह करते हैं। अब वो इराक को, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, जो बाइडन कहता है हम नेशन बिल्डिंग के लिए। आप किसकी बात का यकीन करें? आप मुझे बताएं, क्या क्या करें? क्या अफगानिस्तान के अंदर एक तमाशा, ये तीनों ने 30,000 लोग भर्ती किए थे। फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क में एक सेंटर बनाया था जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग इन्होंने शुरू की थी। उन लोगों को इन्होंने इस्लाम के नाम पे भर दिया गया था कि आप जिहाद करने जा रहे हो। हिलरी क्लिंटन की ऑन रिकॉर्ड, जब वहां पे वो जिहाद हो गया, सोवियत यूनियन ने सिलेक्ट दे दी, वो 35,000 लोग पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में छोड़े, उज़्बेक, और वो वहां से अपने ऊपर बोरिया बिस्तरा उठा के वापस चले गए। इसलिए हिलरी क्लिंटन ने एक बयान दिया बड़ा फेमस कि जी आज पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो तूफान फैला हुआ है, जो बदतमीजी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो अमेरिका की वजह से हो रही है। अमेरिका गलती पे था, उसकी रेटिक फॉरेन पॉलिसी। ये हैं ये लोग, तो यही उन्होंने अफगानिस्तान में किया। अब वही तालिबान जिनको ये कहते थे कि ये तो दहशतगर्द है, उनको एक पॉलिटिकल एंटाइटी के तौर पे तस्लीम करके उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पाकिस्तान को कहा कि आप मुज़ाकरात कराएं। पाकिस्तान ने मुलाकात करा दी मरी में, मरी के बाद उरमची में मुलाकात हुई। जब वो मुलाकात या वो नेगोशिएशन किसी सक्सेस की तरफ जा रहे थे, तो मुल्ला उमर वाली स्टोरी जो है वो रिलीज कर दी, बिल्कुल वो सामने आ गई, वो वहीं पर रुक गए मुज़ाकरात। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान के पीछे जरमे खलीलजादे और लोग पड़े कि जी मुज़ाकरा, तालिबान को पाकिस्तान ने फिर कोशिश की, फिर टेबल पे आए। जब वो मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुल्ला मसूर अख्तर को जो है वो टारगेट कर दिया ईरान से, वो जब आ रहा था, फिर वो मुज़ाकरात रुक गए। वो तो ट्रंप आया, उसने डंडा दिया पेंटागन को, क्योंकि अमेरिका के अंदर पेंटागन का पर्सपेक्टिव और कांग्रेस का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। पेंटागन अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाहती थी क्योंकि वहां पे उनके फौजी पोस्ट होते हैं, असला आता है। वो असला, दुनिया में असला जब बनता है, जो आप हथियार बनाते हैं, कोई वेपन बनाते हैं, कोई गोला बनाते हैं, उसको आप टेस्ट करते हैं रेंज के ऊपर जाकर। यानी रेंजेस बनी होती है, आपको पता होगा, वेपन टेस्टिंग रेंजेस होती है, वहां फायर करते हैं। अमेरिकन जो असला बनाते हैं वो उसकी टेस्टिंग करते हैं ह्यूमन लाइव्स के ऊपर, जंगे छेड़ के। जैसे अफगानिस्तान जंग, वहां एक बड़ा, आपको पता है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी वहां पे गिराया था इन्होंने, याद है ना आपको? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, जापान के ऊपर जाके टेस्ट कर दिया कि हमारा बम ठीक है या नहीं ठीक है, और वहां पे इतने लोगों को मरा दिया। आज तक जापान के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे गोले बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, उनके जरिए बमबारी करते हैं, लाइव, ये लाइव टेस्टिंग करते हैं।
ये लाइव टेस्टिंग करते हैं, इंसान को तबाह करके, इंसान को बर्बाद करके। ये इन्होंने 13 साल अफगानिस्तान के अंदर किया, लेकिन तालिबान ने भी इनको नाको चनो चबा दिए। आज जेम्स स्कॉट मिलर को ये कहना पड़ा कि हमें शिकस्त हो गई है और तालिबान बड़े रैपिडली एडवांस कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब इन्होंने अफगानिस्तान को एक टर्माइल में छोड़ दिया और इस वक्त अफगानिस्तान जिस जगह पे खड़ा हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अफगानिस्तान की अपनी जो हुकूमत है, अशरफ गनी, अब्दुल्ला, अमर साले, वो पेड एजेंट हैं रॉ के और CIA के। उनकी अपनी वैल्यू कोई नहीं है, उनको एनफोर्स किया गया अफगानिस्तान के ऊपर। अशरफ गनी निकल के बाजार में दिखा देना बगैर प्रोटेक्शन के, अगर वो निकल के डिजाइनर सूट पहन के वो काबुल के महल में बैठा रहता है। यानी वो काबुल के अंदर जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी ना एनफोर्स कर सके, उसकी मिस गवर्नेंस और उसकी मैल फंक्शनिंग का और उसकी करप्शन का, उसकी इनएबिलिटी का आप और क्या जवाब तलाश करेंगे। तभी इमरान खान ने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड कि आप अपनी फेलियर, जिस तरह देखिए इसको एक रेलेवेंस में देखिए। इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, जो पार्टीज राइटिस्ट पार्टीज होती हैं, जो मजहब के ऊपर जज्बात को बेदार करना चाहती है, जो मजहबी दहशतगर्दी पे बिलीव करती है, जैसे RSS है, वो मजहबी दहशतगर्दी हिंदू के नाम पे, हिंदू रिलीजन नहीं दहशतगर्दी सिखाता, दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता। लेकिन RSS के और BJP के लोग जिनके मंशूर में लिखा हुआ है, और RSS की जो किताब 1928 में गोलवालकर ने और उनके जो एम्बार्कर ने छापी थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदुओं के अलावा और कोई इंडिया में नहीं रहेगा, और जो लोग रहते हैं उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज वो रह नहीं सकते। ये उनका मंशूर है, ये उनकी फिलॉसफी है। इसलिए वो लिंचिंग करते हैं, इसलिए वो गाय के ऊपर लिंचिंग करते हैं, गाय के पेशाब पे लिंचिंग करते हैं, क्रिश्चियंस को मारते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं, बाकी लोगों को मारते हैं, बाबरी मस्जिद जैसे काम करते हैं, मस्जिदों को तबाह करते हैं। और कुछ ऐसे बेवकूफ हैं, उनमें BJP के लीडर हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर था। तो ये इस किस्म के, या वो ये कहते हैं कि जी न्यूक्लियर ब्लास्ट अगर होगा तो गाय का गोबर लगा देना जिस्म के ऊपर, तो आपको ताबकारी से कोई असर नहीं होगा। तो ये लेवल है वहां पे लीडरशिप का। तो अच्छा, वो यही एक बात, एंटी पाकिस्तान जज्बात, थोड़ी सी वो एंटी पाकिस्तान जज्बात बेदार करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। अमेरिका जहां इलेक्शन अफगानिस्तान में जंग लड़ी, अपनी फेलियर्स पे वो पाकिस्तान को कहता था यू शुड डू मोर। इसी तरह अफगान प्रेसिडेंट है अहमद करजई, ये जो अहमद करजई भी था, और अशरफ, जो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, दे आर निनकम्पूस, दे कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू सोसाइटी। वो सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, वो परफॉर्म काबुल के अंदर अपनी अथॉरिटी नहीं क्रिएट कर सकते, और ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पैसे खाने हैं ना, नैरेटिव लेके चलना है। नैरेटिव किसका है? या अमेरिकन का नैरेटिव है या इंडियन का नैरेटिव है। वो उनको पैसे देते हैं ये बोलने के लिए, और अपनी उनकी फंक्शनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि अगर अपने इतने काबिल होते तो काबुल के अंदर तो बम ब्लास्ट ना होते ना। काबुल की डिफेंस फोर्सेस जो इंडिया अमेरिका ने ट्रेन किए और बहुत बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए थे 3 लाख के, उसके अंदर डिजर्शन तो ना होती ना, उसके अंदर लोग हथियार लेके तो ना भागते ना, उसके अंदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक किलिंग हुई थी एक जगह, वो तो ना होता। लेकिन चूंकि इनके अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए ये अपनी जो नाकामी है, अपनी जो नाअहलियत है, उसका ब्लेम ये पाकिस्तान के ऊपर फेंकते हैं पैसे लेके। अच्छा, यही है बात, बताइएगा आप, तो सबसे जो मसला है ना, जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है, इंडियन आर फेसिंग वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। यानी बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो बैठकर काम कर रहे थे, अब जब वो अमेरिका निकल रहा है, वो तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और मेरा जहां तक ख्याल है, इंडियन के साथ तो बहुत बुरा होगा, और इंडियन का जो चेहरा आ गया, इसका पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सरगर्मियां इस्तेमाल कर, क्या क्या काम करता रहा। असल में जानना चाहिए, जरूरत इस वक्त हमें समझ की है कि दुनिया भी देखे और तालिबान भी देखे कि इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और उसने सड़कें बनाई, काबुल यूनिवर्सिटी बनाई, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई। उसके साथ साथ उसके फायदे में उसने वहाँ पे 9 या 10 13 कल्चरल सेंटर बनाए। वहाँ उसने रॉ के ऑफिस बनाए, वहाँ रॉ का और मुसैद का एक कंबाइंड ऑफिस उन्होंने, वहाँ पे वो दहशतगर्दों को रखते थे, उनको ट्रेन करते थे और उनको वहाँ से पाकिस्तान में लॉन्च करते थे। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत वो अफगान गवर्नमेंट से इस तरह ले रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, क्योंकि इंडिया के अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और मुसैद
जो इजराइल की इंटेलिजेंस थी, उनका एजेंडा कॉमन था और वो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाना चाहते हैं अमेरिकन डायरेक्शंस में। क्योंकि तहरीक तालिबान जिस वक्त CIA ने बनाई थी या पाकिस्तान के सरहदी एरिया में जब दहशतगर्दी शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने उस वक्त ये सोचा था कि पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाले दिनों में दहशतगर्दी से निमट ही नहीं सकेगा, तो ये उसी के अंदर लड़ते रहेंगे और उनके इकोनॉमी भी डिग्रेड होगी और फोर्सेज भी। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया जो अमेरिकन को पसंद नहीं आया। तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी कीमत वो ये ले रहे थे अफगान का। फिर वो उनके फौजियों को ट्रेन कर रहे थे, उनको वो जो है उनके अंदर जो जहर डाल रहे थे, वो आपको जहर आपको आज नजर आता है। वो जो अफगान अफगान लोगों के अंदर जो जहर डालते प्रोपेगेंडा के जरिए, वो भी है कि एक अफगान कौम को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे इतने महाजरीन जो है उनको पाकिस्तान के अंदर रखा, खाना खिलाया। उन महाजरीन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जराइम आए, वहां पाकिस्तान के अंदर करप्शन आई, क्लैशन को कल्चर आया, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा आई, यहाँ पे गन कल्चर आया, यहाँ पे ड्रग कल्चर आया। आपको याद है हथौड़ा ग्रुप होता था, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व थे, वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर कत्ल और गारतगरी कर रहा था, अफगानिस्तान से किस तरह लोग आके अफगान महाजरीन के कैंप में ठहरते थे। मैं कहता हूँ वो जो कायदे आजम के जो मजार पे हमला हुआ था, कायदे आजम की रेजिडेंसी पे जो हमला हुआ था जियारत में, उसके आपको पता है ट्रेसेस हामिद करजई के महल में जा रहे थे। बिल्कुल ये बात। तो ये चीजें हैं जो अफगानिस्तान की कीमत वो लेते रहते हैं। अब उन्होंने लेटेस्ट क्या किया कि वहां पे इवैक्यूएशन के लिए भेजा जहाज, अपनी एम्बेसी के इवैक्यूएशन, उसके अंदर हथियार भेज दिए। ये तालिबान ने नहीं देखा होगा। तो बात यह है कि इंडिया को अब समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन में बहुत सारी चीजें कर रहा है। आई होप तालिबान इसको रियलाइज। मैं यहाँ पे सिर्फ कंक्लूड इस तरह करूंगा कि डॉक्टर अमीन है जो तालिबान के पहले रूल में मिनिस्टर भी रहे हैं प्लानिंग और कमीशन के, अब फिर ये जो रिलीज हो रहे थे प्रिजनर, इनके भी चेयरमैन थे। उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा हमारे लोग जो यहाँ से वेस्ट में गए थे अफगान, जब वो वापस आए तो वल्गैरिटी फहाशी सीख के आए, ड्रग एडिक्ट होके आए, और ये यहाँ से पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे गए थे वो जब वापस आए तो वो IT को सीख के आए, तालीम को सीख के आए, PhD करके आए, FSC करके आए, MSc करके आए। तो हमें पाकिस्तान ने बहुत फायदा पहुंचाया है। तो हम जब ताल्लुकात कायम करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और कल सुहेल शाहीन ने भी अपने बयान में एक इंटरव्यू में कहा कि जी पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो अच्छे हैं और जा रहे हैं। और इंडिया के साथ जब डॉक्टर अमीन से सवाल किया गया, उन्होंने कहा हम इसके ऊपर सोचेंगे कि हमने क्या करना। आखिर में मैं सिर्फ आपसे टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इमरान खान का उज्बेकिस्तान का जो रिसेंट दौरा रहा और जो कुछ तारीखी अवामिल, आप उसको क्या देखते हैं या नताइज क्या देखते हैं, असरात क्या होते हैं? उज्बेकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान सारे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जो ट्रेड से भी रिलेटेड है, एनर्जी से भी रिलेटेड है, डिफेंस से भी रिलेटेड है। आपको पता है पाकिस्तान का एक विजन है सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जिसके 7 पैरामीटर्स हैं जो पॉलिटिकल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और डिफेंस से डील करते हैं। तो इन तमाम की बेसिस पे और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे जो मुल्क है और हमारी जो आपस में शेयर्ड वैल्यूज हैं उसके ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जिस तरह इमरान खान ने बहुत सारे फोरम से भी खिताब किया है, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया की रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, और रीजनल सिक्योरिटी है आजकल और कनेक्टिविटी है जो BRI के जरिए या CPEC के जरिए हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो काफ़ी आगे स्ट्राइड्स करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और उज्बेकिस्तान के लिए और खत्ते के लिए भी जो है बड़ा प्रोडक्टिव साबित होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि CPEC का भी इसमें कोई रोल है? जी, CPEC का बहुत बड़ा रोल है। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो CPEC से रिलेटेड है, क्योंकि CPEC जो कि एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है तो अभी टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का। अगर आप चाहेंगे उस कनेक्टिविटी से वो डिस्कस इस पे हमें एक अलग प्रोग्राम हम करना है सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, वन बेल्ट वन रोड और CPEC के हवाले से, क्योंकि सवाल खास तौर पर नाज़रीन की तरफ से ही है। दोबारा आपको तकलीफ देंगे, अभी फिलहाल इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।